आज की इस वीडियो में हम लोग पदबंध और पदबंध के अनेक भेदों को जानने का और फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलें और देखें सबसे पहले कि पद क्या है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन वही शब्द जब अकेला स्वतंत्र रूप से अर्थवान हो तो वही शब्द फिर शब्द कहलाते हैं। यानी शब्द जब वाक्य में जब तक प्रयोग नहीं किए जाते तब तक वो शब्द शब्द होते हैं, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद वही शब्द पद कहलाते हैं। क्लियर। अब आगे है कि पदबंध क्या है। कि जब दो या दो से अधिक पद जो एक ही पद का कार्य करता है उसे पदबंध कहते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर कहें कि जब दो या दो से अधिक पद जब एक ही पद का कार्य करता है तो फिर उसे पदबंध कहते हैं। अर्थात कि जब वाक्य में कुछ शब्द मिलकर वही काम करे जो एक अकेला शब्द करता है तो शब्दों का वह समूह पदबंध कहलाता है। यानी एक शब्द जो काम करता है उसी शब्द के लिए जब अनेक ढेर सारे पदों का प्रयोग किया जाए या ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया जाए या अर्थात एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए तब वो पदबंध कहलाता है। जैसे कि नदी बहती जा रही है, इस वाक्य को देखें तो नदी के बहने के लिए उसके बहने के लिए बहती जा रही है चार पद का प्रयोग किया गया है, अर्थात चार शब्द का प्रयोग किया गया है बहने के बदले। हम यहाँ काम चला सकते थे कि नदी बहती है, नदी के बहने के लिए बहती जा रही है, इतने सारे शब्द का प्रयोग हुआ तो बहती जा रही है पदबंध का उदाहरण है। इसी तरह दशरथ का पुत्र राम बन गया, राम बन गया ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन उस राम के जगह हम लिखते हैं दशरथ का पुत्र राम, तो दशरथ का पुत्र राम ये भी पदबंध का उदाहरण है। लड़की अच्छी है, उस लड़की अच्छी है, अच्छी के लिए या अच्छी की जगह हम अत्यंत सुंदर विदुषी और कुशल है ऐसा लिखते हैं तो ये अत्यंत सुंदर विदुषी वो कुशल ये पदबंध का उदाहरण है। अच्छी के जगह की जगह अत्यंत सुंदर विदुषी और कुशल है, इतने सारे पद आ गए, इतने सारे शब्द का प्रयोग किया गया तो ये इसीलिए पदबंध का उदाहरण हुआ। इसी तरह नदी कलकल करती हुई बह रही है, तो यहाँ कलकल करती हुई बह रही है ये भी पदबंध है। क्लियर। आगे इस पर हम लोग चर्चा करें कि इसके पदबंध के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के पदबंध होते हैं, उस पर चर्चा करें। उसके पहले एक बात जो इन चारों वाक्यों को देखने से एक बात जो स्पष्ट हो पा रही है वो ये कि पदबंध में पदों का एक समूह होता है, मतलब पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं किसी भी पदबंध में। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सभी पद आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और जुड़ करके वो एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि पदबंध वाक्य का एक अंश मात्र होता है, वो स्वयं में वाक्य नहीं होता है, वह स्वयं में वाक्य नहीं होता बल्कि वो वाक्य का एक अंश होता है। ये तीन बात जो छन के आती है इससे वो ये। चलिए अब देखते हैं कि पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, उसके बाद विशेषण पदबंध, फिर उसके बाद क्रिया पदबंध, फिर उसके बाद क्रिया विशेषण पदबंध। ये पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसमें एक एक करके बारी बारी से सबको हम लोग जाने और उदाहरण के द्वारा उसे फिर समझने का भी हम लोग प्रयास करें। संज्ञा पदबंध के बारे में कहते हैं कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। मतलब यह है कि जब पदबंध का अंतिम या आरंभ का शब्द संज्ञा हो, जब किसी पदबंध का अंतिम या फिर उसके आरंभ का शब्द संज्ञा हो तथा सभी अन्य पद उस पर आश्रित हों तो वो संज्ञा पदबंध का उदाहरण होगा। जैसे यहाँ देखते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो अंतिम शब्द ये क्या है, छात्र है। ये छात्र क्या है यहाँ पर, ये आपको संज्ञा है। क्या ये संज्ञा का उदाहरण है।
तो इस संज्ञा छात्र जीत गया ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख करके हम लिखते हैं छात्र सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र। ये सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र एक छात्र के बदले आया है। जो काम छात्र अकेला यहाँ कर सकता है वही काम सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र भी करता है। तो ये हो गया सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र, ये पदबंध हुआ। पदबंध चूँकि संज्ञा छात्र के लिए आया है तो इसलिए ये छात्र जो है संज्ञा, इसलिए ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण होगा। ठीक इसी तरह मैं राजस्थान की शिक्षा नगरी जोधपुर में रहता हूँ, इसको कोई ऐसा भी लिख सकता है कि मैं जोधपुर में रहता हूँ, लेकिन यहाँ जोधपुर जो काम करता है उसी काम को करने के लिए राजस्थान की शिक्षा नगरी जोधपुर, राजस्थान की शिक्षा नगरी जोधपुर अगर ऐसा कोई लिखता है तो ये जो काम जोधपुर अकेला कर सकता है वही काम ये पूरा मिल के करता है। इसीलिए ये जोधपुर संज्ञा है, इसीलिए पूरा ये राजस्थान की शिक्षा नगरी जोधपुर ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। क्लियर। इसी तरह कुछ और उदाहरण लें इसका, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि गुब्बारा फट गया, ऐसा लिखने के बदले या गुब्बारा फट गया ऐसा लिखने के बजाय हम लिखते हैं कि आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, तो गुब्बारा फट गया इसके जगह इस गुब्बारे के बदले हमने लिखा जो काम गुब्बारा अकेला कर सकता है वही काम आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा भी करता है। इसीलिए ये पूरा हो जाएगा आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, ये भी पदबंध है। चूँकि ये गुब्बारा संज्ञा है इसीलिए संज्ञा पदबंध का उदाहरण होगा। क्लियर। इसी तरह एक अन्य ले लें कि मजदूर भारी वस्तु उठा ले गए। यहाँ मजदूर क्या है, ये संज्ञा है, लेकिन इसके बदले हमने लिखा कि चार ताकतवर मजदूर, चार ताकतवर मजदूर। एक मजदूर के बदले चार ताकतवर मजदूर ऐसा लिखते तो ये भी पदबंध है और ये पदबंध संज्ञा पदबंध है ये। क्लियर है। इसी तरह कि राम ने रावण को मारा ऐसा लिखने के बजाय हम लिखते हैं कि लंका के राजा रावण, जो काम अकेला रावण कर सकता है वो उसी काम के लिए लंका के राजा रावण, इतने सारे पदों का प्रयोग किया गया, तो इसीलिए ये भी पदबंध है, वो भी संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ देखते हैं कि वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे कहें तो जब पदबंध का अंतिम या आरंभ का शब्द सर्वनाम हो, जब पदबंध का अंतिम या आरंभ का शब्द सर्वनाम हो तथा अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे कि आपने छात्र को डूबने से बचा लिया ऐसा लिखने के बदले, आपने छात्र को डूबने से बचा लिया ऐसा लिखने के बदले हम लिखें कि बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, तो ये बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने ये सिर्फ आपने के बदले आया, इसीलिए ये भी पदबंध है और ये आपने सर्वनाम है, इसीलिए सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। क्लियर। इसी तरह दूसरा एक उदाहरण ले लें कि विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला, ये कोई सर्वनाम है, ये कोई सर्वनाम है कि नहीं है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। और सेंटेंस क्या है कि विरोध करने वालों में से कोई, ये विरोध करने वालों में से कोई, ये कोई जितना काम कर सकता है, कोई नहीं बोला तो कोई की जगह हम विरोध करने वालों में से कोई, इतना सब लाते हैं, वही काम जो एक अकेला कोई कर सकता है उसके जगह हम लाते हैं विरोध करने वालों में से कोई, इसीलिए ये सर्वनाम है, इसीलिए जगह सर्वनाम पदबंध का ये उदाहरण होगा। इसी तरह कई, ये भी सर्वनाम है, इसीलिए शरारत करने वालों में से कई, ये भी सर्वनाम पदबंध का उदाहरण होगा। क्लियर। आगे देखें विशेषण पदबंध। कहते हैं कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हुए विशेषण का कार्य करे वो विशेषण पदबंध कहलाता है। अर्थात पदबंध के अंतिम या शुरू का शब्द विशेषण हो तथा अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो विशेषण पदबंध होगा। जैसे तेज चलने वाली गाड़ी, गाड़ी है जो संज्ञा है इसकी विशेषता ये है कि वो तेज चलने वाली है। ठीक है, यहाँ तेज चलने वाली ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। इसी तरह दूसरा उदाहरण ले कि कपड़ा तो है पर कैसा सस्ता खरीदा हुआ, ये सस्ता खरीदा हुआ ये भी विशेषण पदबंध का उदाहरण है। घोड़ा का अत्यंत तेज और सुंदर और फुर्तीला, ये अत्यंत तेज सुंदर फुर्तीला ये भी विशेषण पदबंध है।
उस घर के कोने में बैठा हुआ, ये भी विशेषता बताता है। ठीक है, जासूस जो आदमी है उसकी विशेषता बताता है, उस घर के कोने में बैठा हुआ जो आदमी वो है। तो ये भी उस घर के कोने में बैठा हुआ, ये भी विशेषण पदबंध का ही उदाहरण है। आगे चलें क्रिया पदबंध। अब देखते हैं कि क्रिया पदबंध क्या है, कि वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया का कार्य करे, क्रिया पदबंध कहलाता है। वो पदबंध जो वाक्य में क्रिया की तरह काम करे, क्रिया की तरह काम करे, वो क्रिया पदबंध होगा। ठीक है, एक से अधिक ऐसे पद होंगे, एक से अधिक पद क्रिया की तरह काम करेंगे। वहाँ एक ही पद नहीं, एक से अधिक पद ऐसे होंगे जो क्रिया की तरह काम करेंगे। वह दौड़ता, वह दौड़ा, अगर ऐसे लिखें, ऐसा नहीं लिख करके हम लिखते हैं दौड़ता जा रहा है। दौड़ता ये भी क्रिया है, जाना ये भी क्रिया है, रहा ये भी क्रिया है भी क्रिया है। मतलब ये सब क्रिया की तरह काम करते हैं। ये जो पदबंध है, दौड़ता जा रहा है, ये सभी क्रिया है और क्रियाओं का एक समूह, इसलिए क्रिया पदबंध है। बहती जा रही है, ये भी क्रिया पदबंध है। आया होगा, ये भी क्रिया पदबंध है। दिखाई दे रहा है, ये भी क्रिया पदबंध है। ये सभी दिख रहे होंगे, आप गौर करें, ये सभी क्रिया है और उन क्रियाओं का एक समूह है, इसीलिए ये सभी क्रिया पदबंध के उदाहरण है। ये सभी क्लियर। अब क्रिया विशेषण कहते हैं कि वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करे, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया की विशेषता को प्रकट करे। वह नाची, वह नाची तो, पर कैसे? नाचना उसका क्रिया है। कैसे? तो बहुत सुंदर नाची वो। वह चलता है, पर कैसे? धीरे धीरे, ये बहुत धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। ये बहुत सुंदर, ये भी क्रिया विशेषण पदबंध है। ये भी क्रिया विशेषण पदबंध है। आज मैंने पेट भर कर खाना खाया। खाना खाया ये क्रिया है, खाना खाना, उसकी विशेषता क्या है कि पेट भर कर, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आप आराम से बैठकर बातें कीजिए, ये आराम से बैठकर बातें कीजिए, ये आराम से बैठकर, ये भी क्रिया विशेषण पदबंध का ही उदाहरण है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चले। आगे कि संज्ञा पदबंध और विशेषण में अंतर। संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर। देखिए, संज्ञा पदबंध में संज्ञा से पहले आने वाले पदबंध प्रायः विशेषण ही होते हैं। संज्ञा पदबंध में संज्ञा से पहले आने वाले जो पदबंध होते हैं वो प्रायः, याद रखेंगे, वो विशेषण पदबंध ही होते हैं। लेकिन जब उनको हम संज्ञा के साथ लिखते हैं उस पदबंध को, तो वो संज्ञा पदबंध हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर उसको संज्ञा को छोड़ करके बाकी जो पदबंध को लिखते हैं तो वो फिर वो विशेषण पदबंध हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें अगर, कि बेकार बैठने वाले लोग, अगर यहाँ लोग के साथ लिखे तो ये संज्ञा पदबंध। अगर यहीं इस लोग को हटा दें हम थोड़ी देर के लिए, तो फिर यहाँ बेकार बैठने वाला जो जगह वो विशेषण पदबंध होगा। बेकार बैठने वाले लोग अगर मैं लिखूँ तो वो फिर वो संज्ञा पदबंध। लोग ये विशेषण है ना, तो फिर ये विशेष संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ये लोग संज्ञा है, इसीलिए बेकार बैठने वाले लोग अगर ऐसा लिखते हैं तो ये संज्ञा पदबंध। लेकिन वहीं अगर इसकी जगह हम लिखें बेकार बैठने वाले, अगर लिखें लोग हटा करके, तो फिर वो विशेषण पदबंध का उदाहरण होगा। क्लियर। अब आगे पदबंध और उपवाक्य में अंतर। देखिए, पदबंध और उपवाक्य में अंतर है कि उपवाक्य में भी पदबंध की तरह ही पदों का समूह होता है, उपवाक्य में भी। लेकिन उपवाक्य के जो अर्थ होते हैं वो आंशिक अर्थ को ही प्रकट करता है, आंशिक अर्थ को, यानी वो पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर पाता है, जबकि पदबंध पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। पदबंध पूरे अर्थ को प्रकट करता है, याद रखेंगे, पदबंध पूरे अर्थ को प्रकट करते हैं, जबकि उपवाक्य पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। उपवाक्य में भी पदों का एक समूह होता है, जैसे पदबंध में भी होता है। दो बात। तीसरी बात यह है कि पदबंध में क्रिया नहीं होती है, पदबंध में क्रिया नहीं होती है, जबकि उपवाक्य में क्रिया होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे बेकार बैठने वाले लोग, ये पदबंध का उदाहरण है, और जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, ये उपवाक्य, यहाँ क्रिया भी है और ऊपर वाले में क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो है वो आपको पदबंध का उदाहरण है, ये वाला। ठीक है, ये पदबंध का उदाहरण है, जबकि जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, ये आपका उपवाक्य का उदाहरण है। क्लियर। तो ये थे पदबंध और पदबंध के विभिन्न भेद और उस पर की गई चर्चा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।